नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कृष्णा पत्तेवार स्वागत करता हूँ आपका आपके पसंदीदा चैनल में जिसका नाम है आचार्य एकेडमी। तो आज हम देखेंगे क्रियाभेद। तो क्या होता है ये क्रियाभेद? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी काम का करना या होना समझा जा सकता है, जैसे कि पढ़ना या कोई क्रिया करता है, पढ़ना, खाना, पीना, जाना आदि, ये क्या हो गई है? क्रियाएँ हुई। क्रिया विकारी शब्द है। विकारी शब्द किसे कहते हैं हम? जिसके रूप में बदल होता है, किसके अनुसार? लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें बदल होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हमने देखा था पहले वीडियो में, शब्द के दो प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार भेद होता है। इनमें क्या क्या आती है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हम धातु देखेंगे। धातु क्या है? ये धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती है, मतलब इसी अक्षरों से क्रियाएं बनती है। जैसे पढ़ना एक क्रिया हो गई, लेकिन पढ़ क्या हो गया है? मूल धातु। पढ़ से पढ़ना आया है। पढ़ को प्रत्यय लगा है ना, पढ़ प्लस ना यानी पढ़ना। चल प्लस ना चलना। देख प्लस ना देखना, यानी इसको जोड़ा है, किसी प्रत्यय से जोड़ा है तब क्रिया बनी है, तो उसे धातु कहते हैं। म्हणजे धातु को जब प्रत्यय लगता है तब क्रिया बनती है। जैसे काम, मतलब हिंदी में जो होता है, धातु के अलावा संज्ञा और विशेषण से भी क्रियाएं बनती है। जैसे काम, ये संज्ञा हुआ, लेकिन काम प्लस आना क्या हो गया? कमाना। तो कमाना क्या हो गया? ये क्रिया। काम संज्ञा है, उसमें आना जो है ये प्रत्यय लग गया, तो कमाना। दूहरा, दूहरा प्लस आना दूहराना। तो दूहरा ये सर्वनाम, ये विशेषण हो गया, सॉरी, दूहरा जो है विशेषण है, और इसे आना का प्रत्यय लगकर दोहराना हो गया, तो दोहराना हो गई क्रिया। अब धातु के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे मूल धातु और यौगिक धातु। तो मूल धातु हमने देखा है, मूल धातु स्वतंत्र होती है। यह किसी के प्रत्यय या दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती। जैसे खा, पी, देख आदि। इधर आ, आम खा, किताब पढ़, कहीं मत जा। तो ये जो वाक्य है, इसमें आ, खा, पढ़ और जा जो है, तो ये धातु है, ये स्वतंत्र है, किसी दूसरे प्रत्यय पर आश्रित नहीं है। मतलब इसको प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है। आ, खा, इनको प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है। ये हुए मूल धातु। अब यौगिक धातु क्या है? ये स्वतंत्र नहीं होते। ये मूल धातु में या तो मूल धातु लगता है या तो कोई प्रत्यय लगता है, तो यौगिक धातु बनती है। सामान्य भाषा में इसे ही क्रिया कहते हैं, यौगिक धातु को ही क्रिया कहते हैं। अब मूल धातु क्या है? हस और दे भी, ये क्या हो गया? मूल धातु हो गए, तो ये दोनों के मिला के हंस देना हो गया। बैठ और जा, बैठ एक अलग मूल धातु है, बैठ, जा अलग है, तो बैठ जा, दोनों को मिला के बैठ जा, बैठ जाना। तो ये हो गई क्रिया, बैठ जाना। हंस दे, हंस देना। अगर मूल धातु को कोई प्रत्यय लगता है, जैसे जग, जग को प्रत्यय लग गया ना, तो जगना। जग को फिर प्रत्यय लगा आना, तो जगाना। और जग को प्रत्यय लग गया वाना, तो जगवाना। तो क्रिया के भी टाइप्स होते हैं, जैसे क्रिया के भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ये हम आगे देखेंगे, ये क्या है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए यौगिक धातु और किससे बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को जब प्रत्यय लगता है तभी यौगिक धातु बनते हैं। जैसे हाथ एक संज्ञा है, लेकिन इसको ई आना ये प्रत्यय लग गया, तो ये क्या हो जाएगी? हथियाना। अपना, अपना सर्वनाम है, इसको अगर ना लग गया प्रत्यय तो अपनाना। गरम, गरम को क्या प्रत्यय लगता है? आना। गरम को अगर प्रत्यय लग गया आ ना, तो गरमाना। सॉरी, यहाँ पे आना होना चाहिए, गरम प्लस आना, गरमाना। अब इस क्रिया के और दो भेद होते हैं, हमने देखा, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक में भी एक कर्मक और द्विकर्मक। सकर्मक, इसके नाम से ही पता चलता है हमें, ये क्या है? सकर्मक यानी कर्म के साथ, स यानी साथ, स का मतलब होता है साथ। और अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, तो ये हो गई अकर्मक। जिसमें कर्म नहीं है वह अकर्मक। अब इसमें दो टाइप, एक कर्म और डी कर्म। तो सकर्मक क्रिया देखेंगे हम, इसे ही इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब।
तो देखिए, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार या संचालन तो कर्ता से ही हो, कर्ता से ही संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से ही हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। मुझे पता है आपको इसका मीनिंग नहीं समझा होगा, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ अभी। जैसे एक वाक्य समझो, सीता आम खाती है, तो यहाँ पे सीता क्या हो गया, सीता हो गया सब्जेक्ट, और वो क्रिया क्या कर रही है, खाती है, खाती है, यानी ये वर्ब हो गया, वर्ब यानी ये क्रिया हो गई, ये संज्ञा है और ये क्रिया है। तो आम क्या है, आम, आम यानी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, आम यानी ऑब्जेक्ट, उसे ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, कर्म कहते हैं, इसे ही कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे खाती, खाती का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्या खा रही है वह, आम खा रही है, सीता पर नहीं पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है प्रभाव। अगर हम इसे क्वेश्चन पूछते, अगर वर्ब का अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, क्या खाती है वगैरह, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो आता है, तो जिस पर प्रभाव, मतलब उससे समझ में आता है हमें किस पर प्रभाव पड़ रहा है। यदि सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब संज्ञा के ऊपर अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर, कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे क्या कहना चाहिए, सकर्मक, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक, और कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अकर्मक। जैसे अकर्मक बाद में देखेंगे हम, पहले इसके और एक दो उदाहरण देखेंगे हम। कभी कभी होता है सकर्मक क्रिया में जो होता है कर्म छुपा होता है। देखिए, अब राम पढ़ता है, यहाँ पे क्या पढ़ता है लेकिन वो दिया नहीं, राम गाता है, क्या गाता है ये भी दिया नहीं। राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, गाता है, गाता है तो क्या, गीत गाता है, यानी यहाँ पे कर्म छुपे, कर्म है यहाँ पे, लेकिन कर्म कैसे है, छुपे हुए हैं। तो ये भी सकर्मक हो गए, पढ़ना, गाता, ये सकर्मक क्रियाएं हुई है। अब अकर्मक क्या होती है, देखिए यहाँ पे जो है वहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का सब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कर्म के ऊपर नहीं पड़ता है, यानी संज्ञा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसका कर्ता पर, यानी कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे राम सोता है, कौन सोता है, राम सोता है, डायरेक्टली राम पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर, संज्ञा के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब इसे पहचानना कैसे है, देखिए अगर हम क्रिया को अगर क्वेश्चन पूछते हैं हम, क्या, किसे, किसको, अगर ऐसे प्रश्न करते हैं हम, तो यदि कुछ उत्तर मिलता है तो समझना चाहिए वह सकर्मक है, और ना मिले तो अकर्मक है। मारना, खाना, पढ़ना आदि क्या है, सकर्मक क्रियाएं है। मारना, खाना, पढ़ना सारी सकर्मक क्रियाएं है। कुछ क्रियाएं जो होती अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है, वो प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार भेद का निर्णय किया जाता है, प्रसंग और अर्थ के अनुसार भेद का निर्णय किया जाता है। कैसे, देखिए जैसे वह अपना सिर खुजलाता है, वह क्या खुजलाता है, अपना सिर, यहाँ पे वह जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन वह के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है क्या, नहीं, सिर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सिर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वह पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए वे सकर्मक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अकर्मक में वही सेंटेंस, क्या उसका सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है, उसका सिर, यहाँ पे उसका सिर क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रभाव पड़ रहा है, उसके साथ डीलिंग हो रही है, सब्जेक्ट के साथ डीलिंग हो रही है, इसलिए ये अकर्मक है। मैं घड़ा भरता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, और घड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई क्रिया, वर्ब। तो मैं घड़ा भरता हूँ, तो क्या भरता हूँ, घड़ा भरता हूँ, घड़े के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सारा जो डीलिंग हो रही है घड़े के साथ हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये सकर्मक है, कर्म के साथ डीलिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ पे घड़ा जो है वह है संज्ञा है, कर्ता है, कर्ता घड़ा है, और क्रिया क्या है, भरता, भरता जो है यह क्रिया है,
तो यहाँ पे डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ डीलिंग हो रही है, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली डीलिंग हो रही है, इसलिए अकर्मक। विपत्तियां मुझे घबराती है, किसे घबराती है? मुझे जो है वह ऑब्जेक्ट है, लेकिन जी घबराता है। क्या घबराता है? जी घबराता है। तो जी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और घबराने का डायरेक्टली किसके साथ डीलिंग हो रही है? जी के साथ। तो ये हो गया अकर्मक। डीलिंग अगर डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ होती है, डीलिंग डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ होती है, तब वह क्या होता है? अकर्मक। और अगर ऑब्जेक्ट के साथ होती है तो सकर्मक। अब जिन धातुओं का प्रयोग सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में होता है तो उसे उपविध धातु कहते हैं। उपविध धातु कहते हैं उसे। अब सकर्मक में भी दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी एक ही कर्म होता है, जैसे राम ने लड्डू खाया। क्या खाया? राम ने लड्डू खाया। तो यहाँ पे एक ही हो गया, लड्डू। लड्डू जो है कर्म है। दूसरा सेंटेंस देखिए, गुरुजी शिष्यों को वेद पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? वेद पढ़ाते हैं। किनको पढ़ाते हैं? शिष्यों को। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है और ये एक ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। तो यहाँ पे दो कर्म आए, तो ये हो गया द्विकर्म। फिर रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया यानी यह दो क्रियाओं के योग से बनती है, परंतु क्रिया का मुख्य कार्य पहली क्रिया द्वारा ही होता है, इसलिए इसे मूल क्रिया कहते हैं और बाद वाली क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहा है, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया जो है उड़ना है, उड़ना जो है मुख्य क्रिया है, और रहा है ये क्या है? रंजक क्रिया, यानी पक्षी उड़ा। इससे भी सेंटेंस जो है मीनिंगफुल हो सकता है। और ये जो बाकी का जो है रहा है, ये रंजक क्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रंजक क्रिया कहते हैं। मैंने लिख लिया, तो लिखना, मैंने लिखा, ऐसे भी सेंटेंस पूरा हो सकता है, मैंने लिखा। लेकिन लिया जो क्या है? रंजक क्रिया है। मूल क्रिया लिखना है, मैंने लिखा। यौगिक क्रिया, इसमें दो क्रियाएं साथ आती है, परंतु दोनों ही मुख्य क्रिया का भाग काम करती है। इसमें प्रथम क्रिया पूर्वकालीन होती है, परंतु प्रयोग में आने पर कर का लोप हो जाता है। कर जो शब्द है इसका लोप हो जाता है। जैसे मैंने पत्र लिख भेजा, यहाँ पे कर का लोप हो गया, मैंने पत्र लिख कर भेजा, ऐसे होता है, लेकिन कर का लोप हो गया, मैंने पत्र लिख भेजा। लिखना अलग क्रिया है और भेजना अलग क्रिया है, तो ये दो क्रियाएं आती है, तो इसे यौगिक क्रिया कहते हैं। पुलिस ने चोर को मार भगाया, मारना अलग क्रिया है और भगाना अलग क्रिया, तो दोनों क्रियाओं का यहाँ पे क्या हो रहा है? योग हो रहा है, इसलिए यौगिक क्रिया। फिर समस्त क्रिया, दो क्रियाओं का समास होने के कारण समस्त क्रिया कहा जाता है इसे। दो क्रियाओं का समास होता है इसमें। जैसे आजकल लेना देना कौन चाहता है? आजकल लेना देना के बीच में समास आ गया। वह कहीं आ जा नहीं सकता, वह कहीं आ जा नहीं सकता। आ और जा के बीच में क्या होना चाहिए? समास होना चाहिए। तो इसको कहते हैं समस्त क्रिया। लेना देना, आना जाना, तो ये हो गए समस्त क्रिया। फिर नाम धातु क्रिया, जैसे संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से प्रत्यय जोड़ने से जो क्रियाएं बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण को प्रत्यय जोड़ते हैं यहाँ पे। जैसे बात को क्या प्रत्यय जोड़ दिया, तो बतियाना, टक्कर को टकराना। फिर बाद में देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, जब व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करता लेकिन दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, तब ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रमा माली से पौधों में पानी डलवाती है, वो खुद नहीं डालती है, डलवाती है दूसरों से, तो ये हो गए प्रेरणार्थक क्रिया। अब छठा आता है अनुकरणात्मक क्रिया। कुछ क्रिया है ध्वनियों के अनुकरण पर बनती है। ध्वनि का क्या होता है? अनुकरण होता है। जैसे हिन हो गया तो हिन हिनाना, खट हो गया तो खट खटाना, गुण हो गया तो गुनगुनाना, तो इसको कहते हैं अनुकरणात्मक, इसमें अनुकरण होता है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं हम। आगे देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन